Recording in progress. नया चैप्टर शुरू करेंगे आज अपन सॉलिड स्टेट। लास्ट क्लास में अपनी बात हुई। ये दुनिया दो चीजों से मिलकर बनी, मैटर और एनर्जी। पहली मैटर, दूसरी एनर्जी, तीसरी कोई चीज नहीं। एनर्जी कई तरह की होती है, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी, थर्मल एनर्जी। इसी तरह से मैटर भी कई तरह का होता है। तो फिजिकल स्टेट के बेसिस पे मैटर, फिजिकल स्टेट दिखने में कैसे, अपीयरेंस कैसी है, उसके बेसिस पे 5 तरह का मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टाइन पार्टिकुलेट। 5। इनमें से लिक्विड या सॉल्यूशन की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। अब अपन आज सॉलिड वाली जो स्टेट होती है, फिजिकल स्टेट, उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में पढ़ना क्या है? सबसे पहले हमें सॉलिड की बेसिक डेफिनेशन और उसका क्लासिफिकेशन देखना, कितने तरह का सॉलिड होता है। फिर हमें उस सॉलिड की इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी लेनी, अंदर से देखने में क्या स्ट्रक्चर्स बनती हैं। फिर हम सॉलिड के अंदर पाए जाने वाले डिफेक्ट्स की चर्चा करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे सॉलिड की प्रॉपर्टीज, और एक और चीज मैथमेटिकल एस्पेक्ट, यानी कुछ फार्मूले मैथमेटिक्स के जिससे आप सॉलिड की डेंसिटी निकाल सकते होंगे, उसकी एटम्स जिनसे या मॉलिक्यूल्स जिनसे वो मिलकर बना है उनकी रेडियस निकाल सकते हैं, और भी कई तरह के कैलकुलेशन जो हम कर सकते हैं सॉलिड के, उस मैथमेटिकल एस्पेक्ट में। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में क्लियर कर दिया कि 5 हिस्से हैं इसमें, इन 5 पार्ट्स में हमको चैप्टर डिटेल में पढ़ना। सबसे पहले तो बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए सॉलिड के बारे में, क्या होता है। डेफिनेशन क्या है इसकी सॉलिड, या अपन इसके डेफिनेशन के साथ कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक भी देख रहे हैं। द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर इन विच constituent particles are very close packed, बिल्कुल पास पास होंगे, very close packed। its size, shape and volume do not change, बदलते नहीं। Do not change with time or easily, फिक्स रहते। साइज, शेप, वॉल्यूम। ये 1 लीटर पानी है, 1 लीटर जो मैं बता रहा हूं इसका क्या है, वॉल्यूम। इसका शेप कैसा है,
इस बॉटल के शेप जैसा, इसको बाल्टी में डाल देंगे, खाली कर देंगे, तो वॉल्यूम तो इसका 1 लीटर ही रहेगा, शेप बदल जाए। तो लिक्विड वो होता है जिसका वॉल्यूम फिक्स होता है, शेप नहीं होता। शेप बर्तन के हिसाब से बदलता है। सॉलिड का वॉल्यूम भी फिक्स, इसका जितना वॉल्यूम है मोबाइल का और जैसा शेप है, अभी हाथ में पकड़ूं तब भी ऐसा, जमीन पर रख दूंगा तब भी ऐसा होगा, बाल्टी में डाल दूंगा तब भी ऐसे ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो उसके साइज शेप वॉल्यूम पे कोई असर नहीं पड़ता। ये सॉलिड है। गैस में वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता। अगर इस बॉटल में गैस भरी है, वॉल्यूम 1 लीटर, बॉटल खोल देंगे पूरे कमरे में गैस फैल जाएगी, पूरे कमरे के बराबर वॉल्यूम, तो इनका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता, न शेप न वॉल्यूम। गैसेस की बात चल, सॉलिड की एक और खासियत है, इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस, माने मॉलिक्यूल्स के बीच की दूरी, आर वेरी स्मॉल, बिल्कुल पास पास होते हैं ना, एंड इंटर मॉलिक्यूलर attraction forces are very strong. अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा होंगे मॉलिक्यूल्स के बीच में, डिस्टेंस काफी कम। एक और बात, एमपी एंड बीपी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड्स आर हायर देन रूम टेम्परेचर। सॉलिड्स के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों रूम टेम्परेचर से ज्यादा। इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस ऑफ वेरी योर टाइम और इजी, मतलब टाइम के साथ नहीं बदलेगा और आसानी से नहीं बदलेगा। सर हाँ जी, सर राइट साइड का बोर्ड कट रहा है। यस सर। हो गया। एमपीबीपी इनके दोनों रूम टेम्परेचर से ज्यादा होते हैं, इसलिए रूम टेम्परेचर पर ना तो ये मेल्ट हो पाते हैं ना बॉयल हो पाते हैं, यानी सॉलिड फेज में। जो लिक्विड होता है कोई भी चीज दुनिया में, उसका मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से कम होगा, बॉइलिंग ज्यादा होगा। और गैस का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट दोनों रूम टेम्परेचर से कम होंगे, इसलिए रूम टेम्परेचर को बॉइल्ड स्टेट में होगा, यानी गैसियस स्टेट में। ये कहने का, ठीक है। हेलो, अब हमें देखना है सॉलिड का क्लासिफिकेशन, कितनी तरह का सॉलिड होता है। बेसिकली सॉलिड दो तरह का होता है, क्रिस्टलाइन, दूसरा एमोर्फस। भाई सॉलिड लिक्विड गैस सब चीजें पार्टिकल से मिलकर बनी, पार्टिकल दैट में बी एटम मॉलिक्यूल और आयन। अगर ये पार्टिकल्स एक रेगुलर ऑर्डर में अरेंज हो, आयंस की बात करें जैसे
तो कैटायन फिर एनायन फिर कैटायन फिर एनायन फिर कैटायन फिर एनायन, रेगुलर ऑर्डर। तो जिस सॉलिड में उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक रेगुलर ऑर्डर में होते हैं उसको क्रिस्टलाइन कहते हैं। और ऑर्डर रेगुलर नहीं हो, कभी भी कुछ भी है इरेगुलर वे में तो एमॉर्फस कहलाता है। हमारे सिलेबस में पढ़ने के लिए क्रिस्टलाइन सॉलिड, ऑल्दो इन दोनों के बीच में डिफरेंस अपन लिख लेंगे। अपन क्रिस्टलाइन के ऊपर आगे चलते हैं। क्रिस्टलाइन फिर से 4 तरह का होता है इस बेसिस पे कि वो किन से मिलकर बना। तो किन से मिलकर, भाई एटम से बना हो सकता है, मॉलिक्यूल से बना हो सकता है, आयन से बना हो सकता है। तो अगर आयन से मिलकर बना है तो उसे आयनिक क्रिस्टल कहते हैं। मॉलिक्यूल से मिलकर बना है मॉलिक्यूलर क्रिस्टल कहते हैं। एटम से मिलकर बना है तो एटॉमिक क्रिस्टल नहीं कहते, कोवलेंट क्रिस्टल कहते हैं अगर वो एटम से मिलकर। थोड़ा सा नाम में ट्विस्ट है, याद रख लेंगे। और चौथा और आखिरी होता है मेटेलिक क्रिस्टल। मेटल की स्ट्रक्चर बाकी दुनिया के सारे सॉलिड से बिल्कुल अलग होती है। मेटल्स के स्ट्रक्चर के बारे में बताया था साइंटिस्ट लॉरेंज और ब्रूड ने, और उन्होंने दिया था इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल। वो मॉडल ये कहता है कि मेटल्स में इलेक्ट्रॉनों का समुद्र होता है, देयर इज एन ओशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें मेटल के कर्नेल KERNEL, कर्नेल मतलब किसी एटम में से आउटर मोस्ट शेल के सारे इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो बीच में जो कोर बचेगा वो मेटल के कर्नेल तैरते रहे। ठीक है ना, इस बारे में जानकारी हम केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक क्लासरूम में लेते हैं। ठीक है ना, बताएंगे, जिन्हें पढ़ा है मेरे से वो जानते हैं चीजों को। ठीक है, तो उनकी स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग होती है। यहां भी मैं आपको बताऊंगा कैसे बनता है। ये 4 हमारे पास सिलेबस में, इनमें से भी लेकर हमें डिटेल में केवल आयनिक क्रिस्टल पढ़ा। अब आयनिक क्रिस्टल भी अलग अलग टाइप का हो सकता है। ये मैंने टाइप किस बेसिस पे बताया था, किससे बना है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बेसिस पे क्रिस्टल का टाइप। अब आयनिक क्रिस्टल के भी टाइप वो इस बेसिस पे होते हैं कि वो उनका ज्योमेट्री कैसा है। मैंने कहा था ना रेगुलर ऑर्डर होता है क्रिस्टल में, तो रेगुलर ऑर्डर ट्रायंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, क्यूब हो सकता है, मतलब कैसा है, तो उसके बेसिस पे ये 7 टाइप्स के होते हैं। क्यूबिक, टेट्रागोनल, हेक्सागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, ट्राइक्लिनिक और मोनोक्लिनिक। ये 7 तरह के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं। वो क्या कहते हैं, क्रिस्टल सिस्टम, 7 टाइप। These all are called crystal systems। 7 टाइप के होते हैं। अगेन हमें सब नहीं पढ़ना है डिटेल में, हमें क्यूबिक पढ़ना है डिटेल में और हेक्सागोनल पढ़ना है। क्यूबिक और हेक्सागोनल। क्यूबिक फिर से 3 टाइप का होता है। सिंपल क्यूबिक या जिसे SCC कहते हैं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक या जिसको BCC कहते हैं, और फेस सेंटर्ड क्यूबिक जिसको हम FCC कहते हैं। ये हेक्सागोनल के सब टाइप नहीं होते, एक ही होता है। तो टोटल ओवरऑल देखा जाए तो इस क्लासिफिकेशन में 4 क्रिस्टल, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक और हेक्सागोनल, ये 4 हमें बहुत डिटेल में पढ़ना है। स्ट्रक्चर वगैरह इनकी डिटेल में चलते हैं। क्लासिफिकेशन ड्रॉ कर ली तो आगे बढ़ते हैं।
हो गया। अब सबसे पहले अपन क्रिस्टलाइन और अमोर्फस में डिफरेंस देखें। Difference between crystalline and amorphous. Crystalline and amorphous. इनमें डिफरेंस। क्रिस्टलाइन में पहला पॉइंट, पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन रेगुलर ऑर्डर। इधर पार्टिकल्स डू नॉट हैव एनी रेगुलर अरेंजमेंट। इनमें कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं। दूसरा पॉइंट, दीज आर लॉन्ग रेंज ऑर्डर सॉलिड्स। एमोर्फस में दीज आर शॉर्ट रेंज ऑर्डर सॉलिड्स। इसका मतलब क्या? मैंने इसमें कहा एमोर्फस में ऑर्डर नहीं होता, झूठ बोला मैं। ऑर्डर हो सकता है एमोर्फस, पर हाँ वो थोड़ी देर के लिए होगा, मतलब 5-7 आयन तक बना फिर बिगड़ गया। तो ऐसा थोड़ी दुनिया में कभी ऑर्डर आएगा ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं आएगा, है ना। थोड़ा बहुत ऑर्डर आ सकता है अगर आया, लेकिन इसमें ऑर्डर आएगा तो लंबी दूरी तक चले, ये कहने का। ठीक है, ये असली सॉलिड होते हैं क्रिस्टलाइन। एमोर्फस सॉलिड को हम सॉलिड मानते ही नहीं है। एमोर्फस सॉलिड को हम लिक्विड मानते हैं, ध्यान रखिए। These are super cooled liquids. ऐसे लिक्विड उनको बहुत ठंडा कर दिया है, दिखने लगे सॉलिड, अदरवाइज दे आर नॉट सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन में डेफिनेट ज्योमेट्री होती है, फिक्स शेप होगा उनका, ट्रायंगल, क्यूबॉइड, क्यूब, सिलिंड्रिकल, कुछ तो होगा। नो फिक्स ज्योमेट्री, ऑर्डर ही नहीं है तो काय की ज्योमेट्री। फिर जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उनकी कट सरफेस आर स्मूथ, और इसमें है कट सरफेसेस आर रफ।
इनकी कट सरफेस रफ हो, आड़ी टेढ़ी, छूने में आपको खुरदुरी लगेगी। मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड को काटोगे, काटने के बाद सरफेस टच करोगे तो स्मूथ लगेगी, एमॉर्फस को काटोगे तो रफ लगेगी, ये कहने का। मेटल का टुकड़ा, लोहे का टुकड़ा छुए स्मूथ लगता है, लकड़ी का टुकड़ा रफ लगता है, एमॉर्फस लगता है। बर्फ का टुकड़ा क्रिस्टलाइन स्मूथ लगेगा छूने, इस तरह के। और बहुत सारी चीजों का मिक्सचर है, थोड़ा बायोलॉजी में जाना पड़ेगा। सेल्स से मिलकर बने, सेल्स में होता है प्लाज्मा, साइटोप्लाज्म जिसको कहते हैं, 10 तक तो सबने बायोलॉजी पढ़ी होती है। साइटोप्लाज्म क्या है? सॉलिड है, लिक्विड है, और लिक्विड के बने हुए बैग्स हैं वो, और लिक्विड के बने बैग से जुड़कर लकड़ी बनी। हो गया, देख लिया पांचों। छठवां पॉइंट, MP and BP are fixed and sharp. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स हो। बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलती है तो 0 पे पिघलती है। ऐसा नहीं हो सकता कि 0 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच में पिघलती रहे या -2 से -5 के बीच में पिघलती रहे, एग्जैक्ट 0 पर ही पिघले। समझ रहे हैं? एमॉर्फस में ऐसा नहीं, जैसे रबर है, रबर को आप गर्म करें तो मेल्ट होती है, लेकिन उसका कोई फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, किसी रेंज में पिघलती है, पता 25 से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में कभी भी पिघल सकती है ये चीज। तो इनके MPBP फिक्स नहीं, एमॉर्फस। MP and BP are not fixed. Yeah. ओके, अच्छा इनकी MPBP फिक्स है, तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन इज कांस्टेंट। हाई तो उनकी भी हो सकती है सब, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन इज कांस्टेंट। इधर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन इज नॉट फिक्स्ड। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन मतलब किसी चीज को पिघलाने के लिए आपको उसे जितना गर्म करना है, जितनी हीट देनी वो। ओके, हाँ ये पॉइंट अच्छा है इसका। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनआइसोट्रोपिक, ये काम एग्जाम में काफी, एनआइसोट्रोपिक
amorphous solids are isotropic. ये क्या होता है? एनाइसोट्रोपिक आइसोटोप नहीं है, आइसोट्रॉप। बोलिए। अलग अलग एंगल से देखने में सर अलग अलग रेटिंग्स आती हैं गुड। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें मित्र ने, और मैं इसमें थोड़ा और ऐड करना चाहूंगा। सॉलिड्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं या मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं, अगर डायरेक्शन बदलने से, जिस डायरेक्शन में आप उसे देख रहे हैं, अलग अलग डायरेक्शन में देखने पे अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टी आए, तो हम उसे कहते हैं एनाइसो। आइसो मतलब होता है सेम, एनाइसो मतलब जो सेम नहीं। ट्रॉपी मतलब प्रॉपर्टीज, ग्रीक लैंग्वेज। तो एनाइसोट्रॉपिक मतलब जो इसकी प्रॉपर्टीज सेम नहीं है, अलग अलग हैं, डिफरेंट डायरेक्शंस। डायमंड देखा होगा, हीरा, फिल्मों में तो देखे होगा, टीवी पे तो देखे होगा। उसको आप अलग अलग डायरेक्शन से घुमा घुमा के देखें तो उसकी अलग अलग चमक आती है। चमक यानी ब्रिलियंस, एक फिजिकल प्रॉपर्टी। तो डिफरेंट डायरेक्शन में उसकी चमक कैसी आ रही है? अलग आ। तो डायरेक्शन बदलने से अगर फिजिकल प्रॉपर्टी बदल जाए तो फिनोमेनन इज कॉल्ड एनाइसोट्रॉपी। और लकड़ी बेटा कहीं से भी देख लो उतनी ही चमकेगी, कितने भी डायरेक्शन बदल लो तो सब तरफ से उसकी चमक कैसी है? बराबर। दैट इज आइसोट्रॉपिक। ये सिस्टम क्लियर है? इनका जो कूलिंग कर्व होता है वो डिसकंटिन्यूअस होता है। और इनका कूलिंग कर्व कॉन्टिन्यूअस होता है। कूलिंग कर्व क्या चीज है? कर्व बोला है तो ग्राफ तो होगा कोई ना कोई। किस बात का ग्राफ? हटा दो, लिख लिया ना, ग्राफ बना के बताऊंगा। ऐसा कह सकते हैं, टाइम और टेम्परेचर। यहां पे मान लीजिए मैंने ले लिया टाइम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे ले लिया टेम्परेचर। ठीक है, यहां पर टेम्परेचर हाई है कि लो है? टॉप पे हाई। कम करेंगे यानी ठंडा कर। मेरे पास पानी है बोतल में, इसका टेम्परेचर मान लीजिए अभी 25 डिग्री सेल्सियस है। इसको एक कंटेनर में भर के जैसे मैं फ्रीजर में रखूंगा, फ्रिज में, तुरंत बर्फ बन जाएगी? नहीं, टाइम लगेगा। ओके, टाइम लगेगा, यानी टाइम भी बदलेगा और टेम्परेचर भी बदलेगा। दो वेरिएबल आ गए। ग्राफ भाई साहब दो वेरिएबल्स के बीच में बनता है जिनमें कोई कनेक्शन हो, तो टाइम के साथ इसका टेम्परेचर कम होता जाएगा फ्रिज में रखने में, तो मैं टाइम और टेम्परेचर में रिलेशन बना सकता। मान लीजिए यहां पे 0 डिग्री सेल्सियस। सर 0 तो यहां होता है ओरिजिन पे, मेरी मर्जी, क्या कर लोगे? दिक्कत है किसी को तो बाहर मिलना मेरे से।
बताऊंगा फिर। तो मान लीजिए यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अपन ने ले, ये मान लीजिए 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। अब जैसे आप फ्रिज में रखोगे तो समय के साथ साथ इसका टेम्परेचर पानी का कम होता जाएगा, 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 कम होता जाएगा। जब ये 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाए, अभी तक पानी ही है, आइस नहीं बनी। जब ये टेम्परेचर 0 पे पहुंच जाएगा तो आइस बनना यानी बर्फ बनना शुरू हो। 1 लीटर पानी है, 0 पे पहुंचते ही एक झटके में पूरा बर्फ नहीं बन जाएगा। पहले 1 2 4 मॉलिक्यूल जुड़ेंगे, फिर 5 7 फिर 100 1000 करोड़ 10 करोड़, टाइम लगेगा उसमें, बर्फ बनने में भी टाइम लगेगा। आप फ्रिज में पानी रख के देखिए, कम से कम आधा घंटा 1 घंटा लगता है बर्फ जमने में, कितना भी अच्छा फ्रिज का ना हो, ठीक है ना। अब प्रॉब्लम क्या है कि पानी का टेम्परेचर 0 से नीचे नहीं जा सकता और 100 से ऊपर नहीं जा सकता। 100 उसका क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। किसी भी लिक्विड का टेम्परेचर उसके मेल्टिंग पॉइंट से नीचे और बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर जा ही नहीं सकता। पानी तो 0 तक आएगा, ठंडा हो गया, अब और ठंडा कर रहे हैं उसको, तो वो 0 से नीचे उसका टेम्परेचर नहीं जाएगा, बल्कि उसकी फेज बदलना शुरू हो जाएगी। फेज कन्वर्जन। फेज कन्वर्जन में जो हीट निकाली जाती है, दी जाती है, उसको हम लेटेंट हीट कहते हैं। और शायद आपको पता हो, लेटेंट हीट जो होती है उसके मिलने या निकलने से टेम्परेचर में चेंज नहीं आता। 11th क्लास की फिजिक्स में पढ़ते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट यानी छुपी हुई, पता ही नहीं पड़ रहा हाँ मिल रही कि नहीं। अच्छा, अब जो बर्फ जम जाती है, उस बर्फ का भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही होता है। हाँ, बर्फ का भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही होता है। आप मेल्ट करके देख सकते हैं, अगर जमने में दिक्कत है, आप एक बर्फ का टुकड़ा डाल दें एक बर्तन में, उसको गैस पर रखें, पानी पिघल, वो बर्फ मेल्ट होकर पानी बनने लगेगी। एक झटके में पूरा पानी बन जाएगा क्या? नहीं, टाइम लगेगा। कूलिंग ग्राफ का उल्टा बता रहा हूं मैं, हीटिंग ग्राफ। बर्फ को छुएंगे ठंडी लगेगी, जो पानी बन गया है उसमें भी आप उंगली डालिए, आपको उतना ही ठंडा लगेगा, भले ही नीचे गैस जल रहा है, उस पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं। अगर एक इतना सा भी टुकड़ा बर्फ का मौजूद है उसके अंदर, तब तक उस पानी का टेम्परेचर बढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि जितनी हीट आ रही है वो पानी ले ही नहीं पाएगा। सारी हीट कौन ले लेगी? बर्फ। तो ये वाटर आइस का जो इक्विलिब्रियम बन जाएगा, क्या बन जाएगा? वाटर आइस का इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम वर्ड का मीनिंग होता है कि पूरे सिस्टम का टेम्परेचर फिक्स, प्रेशर फिक्स, कॉन्सेंट्रेशन फिक्स। याद आई ये बात? तो टेम्परेचर पूरा 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा सिस्टम का। तो अब जब तक पूरा पानी बर्फ में नहीं जम जाए, न तो पानी का टेम्परेचर घटेगा न बर्फ का, चाहे तुम कितनी पावरफुल फ्रिज लगा। यानी थोड़ी देर के लिए टेम्परेचर फिक्स हो जाए, कांस्टेंट। वक्त बढ़ रहा है, घड़ी तो चल रही है, वक्त तो लगातार गुजर रहा है, आप पढ़े चाहे ना पढ़े। एग्जाम पास और पास और पास आते जाए, आप पढ़े चाहे ना पढ़े, ठीक है। तो ये आपका टाइम तो बढ़ रहा है, लेकिन टेम्परेचर घटना बंद हो। जब पूरा पानी बर्फ में बदल जाएगा, मान लीजिए इतनी देर बाद बदल गया, अब भी आप ठंडा कर रहे हो, तो अब बर्फ का टेम्परेचर घटेगा। अब वो दिक्कत है, -1 -2 -5 -7 ऐसा हो। तो अगर देखा जाए तो उस ग्राफ में थोड़ी देर के लिए बीच में ब्रेक आया, यानी ग्राफ कंटिन्यूअस नहीं, डिसकंटिन्यूअस। लेकिन अगर ऐसा ही ग्राफ आप एमोर्फस सॉलिड के लिए बनाते हैं, वो कुछ ऐसा बनता है। यानी इसमें ऐसा कोई रुकने वाला काम नहीं है, जो चीज जम गई उसका टेम्परेचर घटता जाता है, जो नहीं जमी है, जो नहीं फ्रीज हो पाई, हो फ्रीज होता है। इसमें ऐसा कोई ब्रेक नहीं आता। तो ग्राफ कैसा है? कॉन्टिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस में ये बना लीजिए, कॉन्टिन्यूअस में इसमें टेम्परेचर का टाइम के साथ हाँ, वो कैसे मतलब? जरूरत पड़ेगी तो बताएंगे, नहीं पड़ेगी तो नहीं बताएंगे। लकड़ी को ठंडा करेंगे तो अबे लकड़ी ऑलरेडी जमी है, पहले से लिक्विड फॉर्म में था आप
एक आखिरी डिफरेंस एज एन एग्जांपल लिख सकते हैं 10वें नंबर में, जैसे NaCl तो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, आइस क्रिस्टलाइन सॉलिड है, आयोडीन सॉलिड होती है आयोडीन, नेफ्थलीन CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, डायमंड, ये सब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। एमोर्फस में आपका आता है ग्लास यानी कांच, वुड यानी लकड़ी, रबर्स, प्लास्टिक्स, पॉलीमर्स जो सिंथेटिक पॉलीमर्स वगैरह होते हैं, नायलॉन, टेफ्लॉन, जो भी अपन पॉलीमर्स पढ़ेंगे जिंदगी में, वो सबके सब एमोर्फस होते हैं। हमने डिफरेंस देख लिए क्रिस्टलाइन और एमोर्फस सॉलिड में। खासतौर से 8वां और 9वां डिफरेंस याद रखना, आइसोट्रॉपी एनिसोट्रॉपी वाला और कूलिंग कर्व वाला, ठीक है? ये दो एग्जाम में ज्यादा। अब आगे चलते हैं। हमने देखा था हमें तो डिटेल में क्रिस्टलाइन पढ़ने, और क्रिस्टलाइन सॉलिड फिर से 4 तरह के थे, आयनिक, कोवेलेंट, मॉलिक्यूलर और मेटालिक। तो अब इनकी चर्चा अपन करेंगे। अगला हेडिंग, टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स। हर क्रिस्टल के बारे में हम 4 बातें पढ़ेंगे। पहली बात तो किन से मिलकर बना, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। दूसरा, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स कौन से उसके अंदर, किन फोर्सेस से पार्टिकल्स जुड़े। तीसरा, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज अगर समझ में आती है तो। और चौथा, एग्जांपल्स। तो सबसे पहले इसमें है आयनिक क्रिस्टल। made up of cations and anions. Intermolecular forces are electrostatic. Electrostatic force of attraction होती है। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। तो आप कोई एग्जांपल सोच लो, प्रॉपर्टीज आपको अपने आप समझ में आ जाए। NaCl नमक, लेकिन पिसा हुआ नमक मत सोचना, क्रिस्टल खड़ा नमक बाजार में मिलता है। तो जो नमक का टुकड़ा है हार्ड होता है सॉफ्ट होता है? हार्ड होता है। तो भैया एक प्रॉपर्टी आ गई हार्ड। अच्छा, उस नमक के टुकड़े को गिरा दें तो टूट जाएगा? अबे टूट जाएगा। फिटकरी ले ले, फिटकरी गिरी टूट जाएगी। हथौड़ा मारेंगे टूट जाएगा? टूट जाएगा। ऐसी चीज कहलाती है ब्रिटल, जो हथौड़ा मारने पे या गिरने पे टूट जाए। हार्ड होते हैं लेकिन ब्रिटल होते हैं। अबे कहाँ लस्टरस आ गया? लस्टरस मेटल्स होते हैं, नमक कहाँ चमकता है? क्या को चमकेगा? हद कर रहे, इसको चमक नहीं कहते, चमक चमक होती है। हार्ड होता है, ब्रिटल होता है। अच्छा, नमक पिघल जाता है आसानी से? मेल्ट हो जाता है, गरम करे उसको, घुल सकता है, पिघल नहीं सकता। मोल्टन स्टेट, कहाँ मोल्टन स्टेट? टेम्परेचर। आज घर जाइयो, एक कढ़ाई लीजिए, भगोनी लीजिए, कटोरा लीजिए, जो अच्छा लगे, उसको गैस पे चढ़ाना, उसमें नमक डालना, भले पिसा डाल देना, जलने देना, पूरा सिलेंडर खत्म हो जाएगा। कसम है,
नमक पिघल जाए, समझ गए? नमक का मेल्टिंग पॉइंट होता है 800 डिग्री सेल्सियस। इट इज नॉट इजी। अरे भैया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहे हैं, पिघलाने के लिए आपको पार्टिकल्स को अलग करना पड़ेगा, उबालने के लिए और अलग करना पड़ेगा। एमपीबीपी कैसे होंगे? वेरी हाई। एमपी एंड वीपी आर वेरी हाई। पानी में घुल जाता है, तो सारे आयनिक क्रिस्टल पानी में घुल जाते हैं। इसका जो जो नमक के लिए बता रहा हूं सबके लिए है। सॉल्युबल इन वाटर एंड, क्योंकि आप तो हायर लेवल की पढ़ाई कर रहे हैं, अदर पोलर सॉल्वेंट्स। पानी हमारा कौन है? पोलर सॉल्वेंट। और भी पोलर सॉल्वेंट है तो उसमें भी घुल सकता है, या आयनिक कंपाउंड्स घुल सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है ना। चैप्टर का नाम क्या है? मॉल्टन में बात मत करो। सॉलिड स्टेट में नहीं, सॉलिड स्टेट में आयनिक क्रिस्टल करंट पास नहीं करता। हाँ, मेल्ट कर दोगे तो उनके आयंस अलग हो जाएंगे, या पानी में घुल दोगे तो हो जाएंगे। तो डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और हीट भी नहीं करता इन सॉलिड स्टेट। हीट के भी बैड कंडक्टर। ये इनकी प्रॉपर्टीज हो गई। अब इनके एग्जांपल्स, जितने आयनिक कंपाउंड याद आए जिंदगी में, आयनिक कंपाउंड मेटल और नॉन मेटल के मिलने से बनते। पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन, बोरॉन, कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये 12 याद रखने हैं नॉन मेटल। ऑल द नोबल गैस भी होते हैं पर वो कंपाउंड नहीं बनाते, उनको हटा दें। ये नॉन मेटल है, बाकी सब दुनिया में मेटल। इनसे कोई मेटल जुड़ेगी तो कंपाउंड कैसा होगा? आयनिक। और अगर वो आयनिक है तो उसका क्रिस्टल कैसा होगा? आयनिक क्रिस्टल। तो कुछ भी हो सकता है वो, जैसे CaCO3 हो गया, Al2O3 हो गया, मैग्नीशियम NaCl मैग्नीशियम क्लोराइड मित्र बोल रहे हैं, CaO कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, BaCl2 हो गया, व्हाटएवर। इफ मेटल एंड नॉन मेटल कंबाइंड दैट्स आयनिक क्रिस्टल। डी ब्लॉक की भी ले सकते हो, FeCl3, ZnCl2। F ब्लॉक की मेटल भी ले सकते हो। पीरियोडिक टेबल में पूरा S ब्लॉक मेटल, पूरा P ब्लॉक मेटल, सॉरी पूरा D ब्लॉक मेटल, पूरा F ब्लॉक मेटल, और P ब्लॉक जो बचा उसमें भी 4-6 तो मेटल ही। नॉन मेटल की इनकी बड़ी कम, 80% ज्यादा मेटल है पीरियोडिक टेबल। ये लिख लें। ये आयनिक क्रिस्टल हो गया। अब दूसरा क्रिस्टल है हमारा कोवलेंट। ये किससे मिलकर बने थे? कैटायन और एनायन से। आयन ये बना होता है कोवलेंट क्रिस्टल न्यूट्रल एटम्स से। उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी आयनिक बॉन्ड थे। इसमें कोवलेंट बॉन्ड जो है एटम्स के बीच में जो बनते हैं वो आपके इंटरमोलिकुलर फोर्स का काम है। अब इनकी प्रॉपर्टीज अगेन कोई एग्जांपल सोच लें तो काम चल जाएगा। कोई याद आ रहा है ऐसी चीज जो एटम 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 जुड़ के बनी, एक जैसे एटम? डायमंड, हीरा, कार्बन से कार्बन से कार्बन से कार्बन जुड़ के बना। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट बाद में बात करें। हाँ,
है तो कैटेगरी तो आती है, हमें प्रॉपर्टीज थोड़ी गड़बड़ नालायक। तो डायमंड लो, काहे को कोयला बनना चाह रहे हो, हीरा बनो, ठीक है ना। ग्रेफाइट मतलब कोयला। तो डायमंड एग्जांपल लीजिए, तो डायमंड हार्ड होता है सॉफ्ट होता है? भैया पहली प्रॉपर्टी आ गई वेरी हार्ड, नमक से भी ज्यादा हार्ड है। डायमंड गिरने से टूट जाता है ना, तो ये ब्रिटल नहीं होता, स्ट्रॉन्ग होता है। हाँ, एमपी एंड बीपी आर वेरी हाई, नॉट सॉल्युबल। पानी में नहीं घुलता डायमंड? हाँ सही बात है। इनसॉल्युबल इन वाटर। खाली डायमंड ही नहीं, जितने भी आपके कोवलेंट क्रिस्टल होंगे वो पानी में नहीं घुलेंगे, पोलर सॉल्वेंट में नहीं घुलेंगे। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है डायमंड? नहीं करता। ग्रेफाइट वो तो बदमाश, डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। काम किया था, चेक नहीं किया, चेक बोले नहीं, जो 6-7 क्लास में या शायद 9-10 क्लास में कहीं था, कार्ब ने 10th क्लास में कंपाउंड चैप्टर कार्बन एंड कंपाउंड्स का, उसमें डायमंड ग्रेफाइट में डिफरेंस लिखवाते हैं। उसमें लिखवा दें ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, डायमंड नहीं करता, क्योंकि डायमंड में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं। कोई भी चीज सॉलिड स्टेट में करंट तभी पास कर सकती है जब उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स, अदरवाइज नहीं। और क्या लिखे, और की प्रॉपर्टी एग्जाम्पल देख रहे हैं इसके। डायमंड हो गया एक, दूसरा SiO2, इसको सिलिका बोलते। अच्छा, जो कोवलेंट क्रिस्टल होते हैं इनका एक और नाम होता है, ये बड़ा फेमस नाम है, नेटवर्क सॉलिड। इनका एक और नाम क्या है, नेटवर्क सॉलिड। हाँ, क्योंकि इनमें जो एटम्स होते हैं, जैसे सिलिकॉन डाइऑक्साइड सिलिका की मैंने बात करी, तो सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन, ऐसा करके ये लंबी लंबी जाल बना लेते हैं, ऐसे लंबी लंबी चेन बना लेते हैं, लंबा सा जाल पाया जाता है इनकी स्ट्रक्चर में, नेटवर्क पाया जाता है एटम्स का, इसलिए इनको नेटवर्क सॉलिड भी कहते हैं। सिलिका हो गया, एक और देखो SiC, सिलिकॉन कार्बाइड, इसको हम कार्बोरंडम भी कहते हैं। अच्छा, एक होता है कोरंडम, Al2O3 को कोरंडम कहते हैं, वो आयनिक है। कार्बोरंडम हमारा कोवलेंट, ठीक है। और एक और एग्जांपल है, ऑल्दो बदमाश है नालायक है तो एग्जांपल है, तो घटती लड़का बेकार निकल गया, क्या करेगा, इसका नाम है ग्रेफाइट। क्या प्रॉब्लम है ग्रेफाइट के साथ, है तो कोवलेंट क्रिस्टल लेकिन हार्ड नहीं होता, सॉफ्ट होता है, स्ट्रॉन्ग नहीं होता, ब्रिटल होता है, एमपीपी हाई नहीं होते, लो होते हैं, पानी में घुल जाता है, हाँ, और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, सारी उल्टी प्रॉपर्टी। एक आध निकल जाता है घर में, कितने भाई बहन इनमें से ग्रेफाइट क्यों लग रहा हूँ, नहीं है, डायमंड है। चलो लिख लिए, कोवलेंट हो गया। अब आते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड या मॉलिक्यूलर क्रिस्टल पे। मॉलिक्यूलर क्रिस्टल किससे मिलकर बनोगे, मॉलिक्यूल्स। These are made up of polar or non-polar molecules। मैं खाली मॉलिक्यूल लिख सकता था, लेकिन हमें पता है मॉलिक्यूल दो तरह के होते हैं, एक दिन में हल्का सा चार्ज होता है, एक दिन में चार्ज नहीं होता, डाइपोल मोमेंट वाली बात। दोनों तरह से चीजों से बनते हैं, पोलर से भी नॉन पोलर से। अब इनमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होंगे, तो कॉमन सेंस की बात है, मॉलिक्यूल्स के बीच में न तो आयनिक बॉन्ड बनता है ना कोवलेंट बॉन्ड बनता है,
मॉलिक्यूल के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। सुनना, ये लिखा है H2O, ये एक और H2O, इसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड है ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में, इसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में, यानी इंट्रा, इंट्रा मतलब अंदर, इंट्रा मोलिकुलर बॉन्ड आपका कोवेलेंट हो सकता है, इंटर मोलिकुलर नहीं। इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन लगता है डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन या हाइड्रोजन बॉन्ड आप जो कह रहे हैं, ठीक है। तो अब यहां क्या है, इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस इनमें वही होते हैं, कौन कौन से, डाइपोल अट्रैक्शन ये हो सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है, लंदन फोर्सेस हो सकते हैं, हमें वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होते हैं ना, इस टाइप के फोर्स इनमें लगते। पोलर है तो डाइपोल डाइपोल लगेगा, नॉन पोलर है तो लंदन लगेगा। अच्छा, लंदन फोर्सेस हमेशा लगते, चाहे चीज पोलर हो चाहे नॉन पोलर। नॉन पोलर तो अकेला लंदन, पोलर है तो लंदन के साथ साथ डाइपोल डाइपोल। डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन को अपन कीसम फोर्स भी कहते हैं, इट्स आल्सो कॉल्ड कीसम फोर्स। Al2CO, कोरंडम। देखो भैया, Al2O3 को कोरंडम कहते हैं, Al2O3 डॉट एक H2 को डैशपोर कहते हैं, और Al2O3 डॉट 2H2O को बॉक्साइट कहते हैं। तीनों हमारे एल्यूमिनियम के ओर है, मिनरल्स है, मेटलर्जी में पढ़ाएंगे आप। चलो, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हो गया। प्रॉपर्टीज की बात करें तो इसका कोई एग्जांपल अगर आप सोचें, आयोडीन ले सकते हैं, सॉलिड आयोडीन, पर आपने देखा नहीं होगा सॉलिड आयोडीन। एग्जांपल तो ऐसा लो जो देखा होगा, HCl, सॉलिड HCl कहां देखा है, मैंने भी नहीं देखा सॉलिड HCl जनरली गैस होता है, जनरली, बाकी थोड़ा बहुत ठंडा कर दो या पानी में घोल दो सॉल्यूशन बन जाता है, लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, तो जनरली गैस होता है HCl, सॉलिड चीज सॉलिड। और HCl तो बड़ा आयनिक हो सकता है। और अरे हमारी प्यारी बर्फ, अभी H2O लिखा था, सॉलिड स्टेट, H2O की सॉलिड स्टेट मॉलिक्यूल से मिलकर बनी, किसके मॉलिक्यूल, पानी। अब लेकिन थोड़ा आइस का एग्जांपल लेने से कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि मॉलिक्यूलर सॉलिड जो भी होते हैं वो सॉफ्ट, हार्ड नहीं, क्योंकि इनमें वीक फोर्सेस लग रहे हैं, डे बाई फोर्स या वान डेर वाल्स फोर्स, वीक वाले, और जहां वीक अट्रैक्शन फोर्स होंगे वो चीज सॉफ्ट हो। आइस एक्सेप्शनली हार्ड है, रीजन ये है कि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से और एक रिजिड स्ट्रक्चर बनने की वजह से वो फ्रेमवर्क बन जाता है टेट्राहेड्रल, उसकी वजह से रिजिडिटी आ जाती है। तो बाकी चीजों के लिए आप यूज कर सकते हो, पर हार्डनेस के लिए नहीं। तो जो आपके मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, टूट वो भी सकते हैं, ब्रिटल होते हैं, इनके एमपीबीपी लो होते हैं। आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे पिघल जाती है भाई, 0 डिग्री सेल्सियस काफी कम होता है मेरे पास। नमक कहां पिघल रहा था, 800 डिग्री सेल्सियस। ये जो भी बॉक्साइट बताया था ना, Al2O3 कोरंडम, ये पिघलता है 1800 डिग्री सेल्सियस। तो हाई मेल्टिंग पॉइंट वाली चीज होती है आयनिक पदार्थ, इसका तो 0 डिग्री सेल्सियस, काफी लो एमपीबीपी। और क्या पानी में घुलेगा। अब यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ है, घुल भी सकते हैं, नहीं भी घुल सकते। अगर पोलर मॉलिक्यूल से बने होंगे तो घुल सकते हैं, नॉन पोलर से बने होंगे नहीं घुलते। या यूं कहो कि हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते होंगे तो घुल जाएंगे पानी में, नहीं बना सकते होंगे तो नहीं। मे बी soluble
और इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी में घुल भी सकते हैं, नहीं घुल सकते। डू नॉट कंडक्ट, ये भी करंट पास नहीं करते। डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और हीट। सॉलिड स्टेट में केवल एक ही चीज करंट पास कर सकती है और वो है मेटल। दुनिया की कोई दूसरी सॉलिड चीज करंट पास नहीं कर सकती, सिर्फ मेटल है जो सॉलिड स्टेट में करंट पास कर। हाँ, एक नालायक वो था ग्रेफाइट, वो और है जो सॉलिड स्टेट में करंट पास करता है, अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ मेटल ही होते हैं सॉलिड स्टेट में करंट पास करते हैं। बर्फी होनी चाहिए वो प्योर। हाँ, डिस्टिल वाटर ला, उसकी बर्फ जमा। किसने कहा? उल्टा सुना है। इवन उसमें इम्प्यूरिटी होगी तो जमने में दिक्कत जाएगी। डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ा है सॉल्यूशन चैप्टर में। प्योर पानी तो बहुत जल्दी जमे, ठीक है ना। समुद्र का पानी क्यों नहीं जमता? कितनी भी ठंड पड़े समुद्र का पानी नहीं जमता, क्योंकि तो उसमें क्या है? नमक घुला। तो उससे फ्रीजिंग पॉइंट में क्या हो जाता है? डिप्रेशन। तो 0 डिग्री सेल्सियस क्या -10 -50 में भी नहीं जमता। आर्टिक, एंटार्क्टिक, यहाँ तो टेम्परेचर बहुत कम है ना, इसलिए जम जाता। अदरवाइज जनरली कहाँ जमता? मैं -10 -50 की बात कर रहा हूँ, -200 है वहाँ। नहीं है, पर है तो कम ना। 200 कम तो है ना। ये लिख ले, बकवास बनता। एग्जाम्पल दिलाओ इसका। एग्जाम्पल सॉलिड आयोडीन, सॉलिड सल्फर, सॉलिड फास्फोरस। ये सब फास्फोरस, सल्फर और आयोडीन सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। और आपको कहता है नेफ्थलीन। दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, ऑल सॉलिड ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक लाइन में खत्म कर। पेपर में कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखा देंगे कि सॉलिड मीथेन। मीथेन वैसे कैसी होती है? गैस। तो लिख दिया सॉलिड मीथेन, बताओ कैसा सॉलिड है? क्रिस्टलाइन है, कैसा क्रिस्टल है? आयनिक है, मॉलिक्यूलर है, कैसा है? तो भैया मॉलिक्यूलर। ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। कैंपर, कैंपर सुना होगा आपने को। ये सब हमारे मॉलिक्यूलर सॉलिड। हाँ, ड्राई आइस, सॉलिड CO2, ड्राई आइस होती है, कार्डाइस कहते हैं उसको, कार्डाइस, CARDIC। ये भी आपका मॉलिक्यूलर। हाँ, जमा दिया होगा ऐसे तो मीथेन की बोलिए ना, सॉलिड कोवलेंट, ठीक है। पोलर है, पोलर H2 भी जम, हाइड्रोजन। हाँ, कोई भी गैस जमा दो, O2 जमा दो, नाइट्रोजन जमा दो, और ठंडा बहुत करना पड़ेगा। लिख लिए? देखो मेरी बात सुनो, पेज के टॉप पे लिख लेना। जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो आयनिक क्रिस्टल बनाते हैं। तो जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं दुनिया में, वो कैसा क्रिस्टल बनाएंगे? कोवेलेंट। गलत, ये पेपर में क्वेश्चन आ, वो बनाएंगे मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। कोवेलेंट कंपाउंड से कोवेलेंट क्रिस्टल नहीं बनता, कोवेलेंट कंपाउंड से मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। ये ध्यान रखिए। पानी कोवेलेंट कंपाउंड पर, O2 N2 कोवेलेंट है, कंपाउंड ने वाले पर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स है। I2 कोवेलेंट है, CO2 कोवेलेंट है। ऑर्गेनिक कंपाउंड सारे के सारे कोवेलेंट ही होते हैं, ठीक है ना। कोवेलेंट चीज से बनता है हमारा मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। चलिए, ये हो गया। अब आखिरी क्या आंसर है? क्या? मेटालिक। मेटालिक क्रिस्टल, मेटालिक क्रिस्टल बने होते हैं
contain metal kernels floating in ocean of free electrons. फ्री इलेक्ट्रॉन्स के समुद्र में मेटल के कर्नेल तैर रहे होते हैं। उनसे हमारे ये बने, जैसे मेटल का टुकड़ा है ये, तो ऐसा बताया गया था कि इसमें इस तरीके से मेटल के कर्नेल्स हों, पॉजिटिवली चार्ज हो। कर्नेल मतलब क्या? किसी एटम की आउटर मोस्ट शेल के सारे इलेक्ट्रॉन निकाल। यार इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो कॉमन सेंस है पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, तो पॉजिटिवली चार्ज जो कोर है, अंदर का हिस्सा, इसको कर्नेल बोलते। अब जो इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, सर आप कहेंगे कर्नेल क्यों बोलते हैं? कैटायन बोलो ना, इलेक्ट्रॉन निकल गए तो ना। कैटायन तब बोला जाता है इलेक्ट्रॉन हमेशा हमेशा के लिए निकल गया इंफिनिटी पर, अब वापस नहीं मिलेगा। यहां जो इलेक्ट्रॉन निकलते कहीं जाते नहीं, किसी मेटल के टुकड़े में इन्हीं कर्नेल के आसपास डोलते रहते। ये वो इलेक्ट्रॉन है जो इनने अपनी आउटर मोस्ट शेल से निकाल। ये मेटल की स्ट्रक्चर हो। ओशन यानी समुद्र दिख रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, जिसमें मेटल के कर्नेल तैर रहे हैं। इसको मेटल्स का इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल कहते हैं। ऐसा लगता है इलेक्ट्रॉन की गैस भरी। इसको दिया था साइंटिस्ट लॉरेंज और ब्रूड ने। मेटल्स की जितनी स्पेशल प्रॉपर्टीज हैं वो इसी मॉडल से समझ में आती हैं और किसी तरीके से समझ में नहीं। मेटल्स मैलिएबल होती हैं और कोई सॉलिड नहीं होता। मेटल्स डक्टाइल होती हैं और कोई सॉलिड नहीं होता। मेटल ओपेक और लस्टरस होती है और कोई सॉलिड नहीं होता। ओपेक मतलब आर पार में देखो, अपारदर्शी। ग्लास ओपेक नहीं है, लकड़ी ओपेक है ना। मेटल्स सोनोरस होती है। मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती है सॉलिड में। ऑल दीज प्रॉपर्टीज आर एक्सप्लेन्ड ओनली बेस ऑफ दिस मॉडल। बाकी कोई चीज नहीं समझा सकते, फिजिक्स में भी काम आएगा। इनमें अट्रैक्शन फोर्स कौन सा लगेगा? भैया ये कैटायन है, मतलब चार्ज है इसका प्लस, और ये इलेक्ट्रॉन है, चार्ज माइनस है। प्लस माइनस में क्या लगता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कर्नेल एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इस अट्रैक्शन को हम नाम देते हैं मेटालिक बॉन्ड। दिस अट्रैक्शन इज कॉल्ड मेटालिक बॉन्ड। तो कर्नेल और इलेक्ट्रॉन के बीच के अट्रैक्शन का नाम होता है मेटालिक बॉन्ड। केमिकल बॉन्डिंग में फिर पढ़ेंगे। अब प्रॉपर्टीज, मेटल की प्रॉपर्टीज तो नर्सरी से सीखते आ रहे हैं। हार्ड, मैलिएबल, डक्टाइल, सोनोरस, लस्टरस, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी में थोड़ी घुलती है। जितनी याद है लिख लेना। अच्छा एग्जांपल भी बताऊं बेटा। सोडियम, मैग्नीशियम, सिल्वर, जिंक, प्लैटिनम, यूरेनियम। यूरेनियम भी मेटल। एफ ब्लॉक के सारे मेटल ही होते हैं, डी ब्लॉक सारे मेटल ही होते हैं, एस ब्लॉक सारे मेटल ही होते हैं। अच्छा पीरियोडिक टेबल में सीजियम, फ्रांसियम, मरकरी और गैलियम, ये चार मेटल लिक्विड है।
और एक नॉन मेटल लिक्विड है ब्रोमीन। नॉन मेटल एक ही है जो लिक्विड, मेटल 4, कुल मिला के सिर्फ 5 एलिमेंट लिक्विड है पीरियोडिक, बाकी सारे या तो सॉलिड है या गैस। हो गया? ये हमने क्लासिफिकेशन देख लिया सॉलिड्स का, कितने क्या टाइप के होते हैं। अब इनमें से हमें केवल क्या पढ़ना है, आयनिक क्रिस्टल, चारों में से। आयनिक क्रिस्टल जो है वो स्ट्रक्चर या ज्योमेट्रिकल, मैंने कहा था ना क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में ज्योमेट्री होती है डेफिनेट, तो ज्योमेट्री के बेसिस पे 7 टाइप्स का हो सकता है। नाम बताए थे, क्यूबिक, हेक्सागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, ट्राइक्लिनिक, मोनोक्लिनिक, टेट्रागोनल, ये सब टाइप्स होते हैं। सर अजीब अजीब नाम लग रहे हैं, नाम अजीब रख दिए हैं कुछ। क्यूबिक तो समझते ही, क्यूबिक में लेंथ ब्रेड्थ हाइट बराबर होती है। अगर लेंथ और ब्रेड्थ बराबर हो किसी चीज का, हाइट अलग, मतलब 3 आर्म में से 2 इक्वल हो, तीसरी अलग, A इक्वल टू B हो पर नॉट इक्वल टू C, तो उसे टेट्रागोनल कहते हैं। अगर तीनों अलग है, ABC, क्यूबॉइड कहते हो आप उसे, है ना? क्यूबॉइड ही कहते हैं ना, लेंथ ब्रेड्थ हाइट अलग अलग हो, क्यूब जैसा हो पर लेंथ ब्रेड्थ हाइट अलग हो, तो क्यूबॉइड कहलाता है। उस क्यूबॉइड के नाम है ऑर्थोरोम्बिक, चीज वही है, नाम बदल, ठीक है? नाम वही, सोच नहीं वाला उल्टा है, सोच वही नाम नहीं, है ना? पर ये शेप दिखता कैसे, क्यूब कहां बना होता है? कोई भी सॉलिड चीज अपन लेके आए, भले नमक की बात करो, नमक के टुकड़े के साइज की शेप की बात नहीं हो रही है बेटा, टुकड़ा तो मैं ट्रायंगल भी काट दूंगा, अंदर जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है उसकी बात हो रही है कि वो क्यूब शेप में कि क्यूबॉइड शेप में, वो ऐसे थोड़ी दिखेगा। उसके लिए एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी की जाती है। क्या की जाती है? एक्सरे। एक्सरे डाल के समझ में आता है, अपन लोग तो नहीं कर सकते, लैब के अंदर का काम, तो करके एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी करके डिफरेंट स्ट्रक्चर शेप पता की। तो अभी तक दुनिया में 7 टाइप्स के, 7 तरह के ज्योमेट्रीज मिले, जो मैंने अभी आपको नाम सुना। लेकिन फिर इनमें भी सब टाइप होते हैं, जैसे क्यूबिक 3 तरह का था, ऐसी टेट्रागोनल भी 2 तरह का होता है, ऑर्थोरोम्बिक भी 4 तरह का होता है, इस तरह की बातें रहे। अब ये डिटेल पढ़नी है स्ट्रक्चर वाली, इसकी चर्चा अपन करेंगे अगली क्लास में, ठीक है? अच्छा, हमारा स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन और पीओसी कंप्लीट हो चुका है। अभी उसकी शीट की एक्सरसाइज 1 पूरी तैयार करनी है आप, उसका तो डिस्कशन हुआ नहीं, एक्सरसाइज 1 तक पूरी तैयार करनी। तो मोस्ट प्रॉब्ली मंडे को अपन उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है? मेरे ख्याल से अभी 3-4 दिन है, बीच में कल दशहरे की छुट्टी भी रहेगी आपको, हैप्पी दशहरा, ठीक है ना? तो आराम से घर पे बोर हो गए, दिन भर तो रावण जलाओगे, सीढ़ी लगा लेना है, ठीक है? नहीं है ना? चलो, थैंक यू आज के लिए। अब थ्योरेटिकल क्लास में हो गया, अब स्ट्रक्चर के अंदर घुसेंगे अपन सॉलिड, ये काम की चीज, ठीक है?